नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद जी के संदर्भ में लिखा गया निबंध, जिसके रचनाकार है हरिशंकर परसाई जी। पाठ का नाम हमारे है प्रेमचंद के फटे जूते। इससे पूर्व के बाद अगर हम बात करें, इसमें हमने जो पढ़ा उसके संदर्भ में एक बार थोड़ा सा फिर से दोहरा लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं। ठीक है, इसके पूर्व के भाग में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार प्रेमचंद जी का एक फोटो जो है वो लेखक के सामने आता है। लेखक जब उनको देखता है, उस फोटो को देखता है, तब वह देखता है कि उनके बाएं पांव का जूता जो है वो फटा हुआ है, दाहिने पांव का जूता एकदम सही है, और उस बाएं पांव के जूते से जो है वो अंगुली बाहर आ रही है। ठीक है, तो यहां पर लेखक ये कहने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि लोग तो किस प्रकार दिखावे की जिंदगी के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं और तुम इतना सा नहीं कर पाए। मतलब अगर तुम्हारा जूता फटा हुआ था तो तुम जो है वो अपने जूते को मांग सकते थे, किसी के पास में जाकर अपना नया जूता लेकर आ सकते थे, लेकिन तुमसे जूता भी मांगा नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा ये जूता फटा हुआ है, तुम्हारी अंगुली बाहर आ रही है, उसके बावजूद तुम बड़े बेपरवाह ढंग से और बड़े ही आत्मविश्वास से हम सबको देख रहे हो, और तुम्हारी ये जो मुस्कान है ये हम पर बहुत बड़ा व्यंग्य कर रही है। लेखक यहां पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रेमचंद जी जो है वो किसी भी प्रकार से दिखावे की जिंदगी से नहीं घिरे हुए थे। और अगर हम बात करें तो साहित्यकारों की उपेक्षा, हिंदी साहित्यकारों की उपेक्षा किस प्रकार समाज में होती थी, यह भी यहां पर स्पष्ट किया गया। समाज में हिंदी के प्रति जो है वो उदासीन रवैया जो था, उसके बारे में यहां पर स्पष्ट किया गया था। प्रेमचंद जी के बारे में लेखक ये भी बताते हैं कि देखिए कि जब लोग अपना फोटो खिंचवाने जाते हैं तो वह किस अनेक प्रकार से दिखावे करते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी जो है वो उस दिखावों से एकदम अलग ही रहे। उन्होंने कभी भी दिखावा नहीं किया। बढ़ता हूं आज के पाठ की तरफ। अब जो हमारा भाग है उसके संदर्भ में वो क्या क्या वो प्रेमचंद जी के संदर्भ में यहां जोड़कर हम सब पर क्या व्यंग्य करेंगे, आज हम उससे जुड़ेंगे। ठीक है, बढ़ता हूं आज के पाठ पर। देखिए, टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। ठीक है, हमेशा जूते हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत में और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं। टोपी 8 आने में, 8 आने मतलब हो गए आपके 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे, 50 पैसे को 8 आने बोलते हैं। ठीक है, 16 आने मतलब आपके 1 रुपए। ठीक है, तो टोपी जो है वो कैसे आती थी? 50 पैसे में। टोपी कैसे आती थी? 50 पैसे में। और जूते की उस समय भी रेट जो थी वो क्या थी? 5 रुपए। मतलब जूते की रेट जो है वो 5 रुपए और टोपी जो है वो 50 पैसे में आती थी। मतलब वो कह रहे हैं कि जूते की रेट जो है वो उस समय भी 5 रुपए। मतलब अगर अनुपात देखोगे, अनुपात यदि आप निकालोगे, भाई एक तरफ आपने 50 पैसा रखा और एक तरफ आपने 500 पैसे रखे। ठीक है, तो अनुपात अगर आपके आएगा तो आप भी जानते हैं किस आधार पर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1:10 पर जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां ये क्या कह रहे हैं कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता जो पांव में पहना जाता है उसके बावजूद हमेशा टोपी से कीमती रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये थोड़े से प्रतीक आप समझ लीजिए। टोपी जो है वो बुद्धि, ठीक है, टोपी जो है वो बुद्धि और सम्मान का प्रतीक है। बुद्धि और सम्मान का प्रतीक है। और जूता जो है, और जूता जो है वो, जूता जो है वो आपके अधिकार व, अधिकार व बल का प्रतीक है। अधिकार व बल का प्रतीक है। तो टोपी जो है वो हमेशा से, टोपी जो है वो हमेशा से क्या भाव में आई? ठीक है, 50 पैसे में। लेकिन जूता जो है वो हमेशा कहां मिला? जूता हमेशा मिला 5 रुपए। मतलब हमेशा टोपी की तुलना में जूता हमेशा महंगा रहा। और एक जूते पर, और अब वर्तमान समय में जूते की आप जानते हैं रेटें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हो जाती है। मतलब अधिकार और बल जिसके पास में होता है उसके सामने,
उसके सामने बुद्धि जो है या फिर सामान्य व्यक्ति जो है वो हमेशा उसके सामने झुके हुए ही रहते हैं। अधिकार और बल का जो प्रयोग करते हैं उसके सामने जो है वो बुद्धि की, या फिर अगर हम बात करें तो आप यूं समझ लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण कि अगर हम यूं समझते हैं, अगर हम जानते हैं, ठीक है, हमने नाम भी सुना है अकबर और बीरबल का। अब बीरबल के पास में बुद्धि बहुत थी, है ना, चतुर बहुत थे, लेकिन उसके बावजूद भी रहे तो हमेशा अकबर के अधीन ही ना, अकबर से निम्न स्तर पर ही रहे ना। तो मतलब क्या था, इसका मतलब यह है कि बुद्धि और जो आपका सम्मान है, वो सारे बुद्धि और सम्मान जो है वो हमेशा अधिकार और बल के नीचे ही रहे। हमेशा अधिकार और बल ने इनको दबाने की कोशिश ही की है। ठीक है, तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। तुम भी टोपी के और जूते के आनुपातिक मूल्य, मतलब अनुपात में कितना मूल्य लग रहा है, उस पे मारे हुए थे। मतलब तुम्हारी ये सोच थी, तुम्हारा मतलब यहां पर प्रेमचंद जी के लिए कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी के मन में यह विचार था कि टोपी सम्मान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। टोपी जो है वो सम्मान का, इसलिए सर पे धारण होती है ना। टोपी सम्मान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। और इसी वजह से तुमने जूतों को कभी महत्व नहीं दिया। तुमने कभी भी अधिकार और बल को महत्व नहीं दिया, तुमने ज्ञान को महत्व दिया। आनुपातिक मूल्य, यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। तुम्हारी इस अवस्था को देखकर अगर मैं कहूं तो यह विडंबना मुझे इससे पहले कभी भी नहीं चुभी। तुम्हारे जब मैं फटा हुआ जूता देख रहा हूं ना, तब मेरे मन में एक अलग सी चुभन हो रही है, एक अलग सी चुभन हो रही है। क्यों हो रही है कि भाई तुम जो है टोपी और जूते के आनुपातिक मूल्य में उलझ कर रह गए। ठीक है, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तुम उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक और महान कथाकार कहलाते थे, उसके बावजूद भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको लोगों को बताया अभी कि हिंदी साहित्यकार जो हैं, हिंदी साहित्यकार की आर्थिक स्थिति का वर्णन हो रहा है यहां। आर्थिक स्थिति, मान सम्मान खूब मिला, लेकिन पैसा ही नहीं मिला। इतनी कहानियां लिखी, 300 से अधिक कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, युग प्रवर्तक वो कहलाए, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ क्या, उसके बावजूद भी स्थिति देखिए, जूता फटा हुआ, जूता फटा हुआ। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, अपनी स्वयं की स्थिति की बात कर रहा है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मतलब मेरी भी आर्थिक स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। ऊपर से सही दिख रहा है, अंगुली बाहर नहीं निकल रही, लेकिन नीचे से तला फट गया है। नीचे से जो है वो तला फट गया है। मतलब कहने का अर्थ है कि आर्थिक स्थिति हमारी भी सही नहीं है। हिंदी साहित्यकारों की किस प्रकार उपेक्षा जो है समाज ने की थी, किस प्रकार हिंदी साहित्यकारों को आर्थिक रूप से कभी भी सहायता नहीं मिल पाई, आर्थिक रूप से इतना लाभ नहीं पहुंच पाया, इस वजह से यहां पर यह बात भी कही गई है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। कहने का अर्थ यह है कि हम जो है वे अपने दिखावे के कारण अंदर से इतने खोखले होते जा रहे हैं। हम अंदर से बहुत खोखले हैं, उसके बावजूद भी हम इतना दिखावा करते हैं कि हाँ भाई हम तो सब कुछ सही है। जिस प्रकार लेखक कह रहे हैं कि मेरा जूता जो है वो ऊपर से एकदम सही है, ऊपर से एकदम सही है, लेकिन अगर हम बात करें तला जो है उसका घिस चुका है। और जब मैं चलता हूं तो सड़क पर मेरी जूता जो है, मेरा अंगूठा जो है वो वहां पर सड़क पे रगड़ भी खाता है, छिल भी चुका है। मेरा पूरा तला जो है वो पूरा लहूलुहान हो गया, पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं आएगी। मतलब हमसे जो है हमसे जो है वो इस प्रकार का सादा जीवन नहीं जिया जाएगा। हमसे जो है ये आत्मविश्वास, ये ऐसा आत्मविश्वास नहीं आएगा जो हम लोगों के सामने इस प्रकार अपने आप को प्रकट कर पाए। हम भीतर से पूरे खोखले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम दिखावे को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम्हारी अंगुली निकली हुई है, लेकिन पांव तो सुरक्षित है। कि तुम्हारी अगर हम बात करें तो तुम्हारी ये जो खूबी है सादा जीवन जीने की, इसकी वजह से तुम जो है
ज्यादा जीवन जी रहे हो, लेकिन साथ ही साथ भीतर से भी उसी प्रकार से दृढ़ हो, मजबूत हो। लेकिन हम जो हैं, हम दिखावे की जिंदगी जीते हैं, तो इस वजह से हमारा ऊपर जो है वो नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाएगा तो हम भीतर से बहुत खोखले हो चुके होंगे। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, न्योछावर हो रहे हैं। मतलब तुम्हें दिखावा करना आता नहीं है और हम दिखावे के चक्कर में चाहे अपने आप को कितना भी कष्ट पद में डाल दें, कष्ट में डाल दें, लेकिन हम उस दिखावे को नहीं छोड़ रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। तुम्हारा तुम फटा जूता भी बड़े ठाठ से पहने हो, मतलब तुमने कभी भी हालातों से समझौता नहीं किया। तुमने कभी भी हालातों से समझौता नहीं किया और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा जूता कभी भी नहीं पहन सकता। और अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हारा फोटो हमें चाहिए, फोटो खिंचवाना है, और फोटो खिंचवाने में वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल भी ऐसा जूता कभी लेकर भी नहीं आऊंगा, चाहे मेरी जीवनी जो है, मेरी बायोग्राफी जो है वो कोई ऐसे ही छाप दे, बिना फोटो के छाप दे, लेकिन मैं उसको फोटो अगर दूंगा तो दिखावे के साथ वाला ही दूंगा। मतलब हमारी जिंदगी जो है वो दिखावे से परिपूर्ण है, लेकिन तुम में बिल्कुल भी दिखावा नहीं है। आगे बात यहां समझ में, बढ़ता हूं आगे। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन मुस्कान मुस्कान मालूम होती है। मुझे ऐसे लगता है कि माधो जो है वो औरत के कफन की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तो कहना क्या है? ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो व्यंग्य भरी मुस्कान है ना, ये व्यंग्य भरी मुस्कान आखिर है किसकी? क्योंकि यहां पर देखिए, इन्होंने जो भी प्रेमचंद जी ने जो भी लेखन कार्य किया, प्रेमचंद जी ने जो लेखन कार्य किया, वो कार्य किसके लिए किया? इनके कार्य जो थे ज्यादातर गरीबों से संबंधित थे, उनकी पीड़ाओं से संबंधित थे, उन पर क्या क्या ज्यादतियां हो रही है उससे संबंधित थे। मतलब इन्होंने हमेशा अमीर वर्ग को अपना निशाना बनाया और गरीबों के प्रति इनका मन जो है वो सहानुभूतिपूर्ण रहा। तो ये लेखक कह रहे हैं कि ये तुम्हारी हंसी कौन सी है? क्या ये मुस्कान वो है? क्या होरी का गोदान हो गया? गोदान इनके प्रमुख उपन्यास का नाम है और उसके एक पात्र का नाम है होरी। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? पूस की रात में क्या हल्कू का खेत नीलगाय चर गई? मतलब उस हर व्यक्ति की पीड़ा की यहां पर बात हो रही है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? या फिर ये वो मुस्कान है जिसमें माधव जो है वो औरत के कफन को बेचकर शराब पी लेता है? क्या ये वो मुस्कान है? आखिर इस मुस्कान का रहस्य क्या है? ये इतनी व्यंग्य भरी मुस्कान हमारी तरफ जो आ रही है, उससे हमें हमारे मन में इतनी पीड़ा महसूस हो रही है जिसका मैं वर्णन भी शायद नहीं कर पाऊं। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं, कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? तुम्हारा ये जूता आखिर फट कैसे गया? मेरी जनता के लेखक। तुम हमेशा जनता के लेखक बने रहे। कैसे लेखक बने रहे? जनता के लेखक बने रहे। ठीक है, और जनता के लेखक का मतलब ये हो गया कि जिन्होंने जिन्होंने केवल और केवल सामान्य नागरिकों सामान्य नागरिकों के संघर्ष को दर्शाया, सामान्य नागरिकों के संघर्ष को दर्शाया कि वास्तव में जो गरीब व्यक्ति है उनके साथ में कितना बुरा होता है। तो मेरी जनता के लेखक, तुम्हारा जूता फट कैसे गया? कारण क्या रहा है? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए, क्या बनिए के तकादे से बचना चाहते थे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। चक्कर लगाने से बनिए के अगर अगर चक्कर लगाते हैं ना तो जूता जो है वो घिस जाता है, फटता नहीं है। तुम्हारा फट कैसे गया? कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस ही गया था और उसे बड़ा पछतावा हुआ। कुंभन दास जो है वो हिंदी के महान कवि रहे हैं, उनका जूता भी फट गया था। क्यों? फतेहपुर सीकरी आने जाने में।
और इस वजह से उन्होंने क्या कहा, इस वजह से उन्होंने कहा आवत जात पनिया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। आने जाने में हमारे जूते घिस गए हैं, हरि का नाम तक हम भूल चुके हैं, अब तो हमारी दक्षिणा जो है वो दे दीजिए। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप बनिए के पास में, बनिए ने तगादा किया है, तो उससे अगर आप जो बचने के लिए चक्कर लगा रहे हो, तो चक्कर लगाने में जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता फट कैसे गया वो बात कीजिए। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा गया था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। जिनको देखने मात्र से दुख की उत्पत्ति होती है, उन्हें दूर से ही सलाम कर देना चाहिए, दूर से ही राम राम कर देना चाहिए। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। चलने से जूता घिस जाता है, फटता कभी नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया, तुम्हारा जूता आखिर फट कैसे गया वो बताओ। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम हमेशा किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। यहां पर सख्त चीजें क्या है, यहां पर सख्त चीजों के अभी वर्णन आएगा। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई हो, मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है, रूढ़ियों की, अंधविश्वासों की, रूढ़ियों की, विश्वासों की। समाज में और भी अनेक ऐसी ऐसी परंपराएं थी जिसमें जो है वो धनिक वर्ग जो है वो लोगों का शोषण करते थे, तो वो परत दर परत जो है वो उसमें जम गई थी। तो क्या तुम उसका विरोध एक टीले के रूप में, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया, कि तुमने उस परतों को, मतलब तुमने हमेशा क्या किया, तुमने हमेशा विरोध किया। तो तुम्हारा स्वभाव क्या था, विरोध का स्वभाव था। यहां पर यह बात किसकी हो रही है, प्रेमचंद जी की बात हो रही है, कि प्रेमचंद जी का स्वभाव हमेशा कैसा रहा, विरोध करने का स्वभाव रहा। मतलब उन्होंने कभी हालातों से समझौता नहीं किया, गरीबों की जो स्थिति थी उस स्थिति पर ही लिखा। उन्होंने कभी भी अमीरों का जो है वो पक्ष नहीं लिया, अमीरों का पक्ष नहीं लिया, मतलब हालातों से समझौता उन्होंने किया ही नहीं। जैसे एक परंपरा बनी रहती है, लोग जो है वो क्या करते हैं, जितने भी अमीर लोग होते हैं उनकी चाटुकारी करने की कोशिश करते हैं, उनकी चाटुकारी करने की कोशिश करते हैं, उनकी जी हजूरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये तुमसे कभी हुआ ही नहीं, तुमने कभी भी अपने स्वाभिमान को दरकिनार किया ही नहीं, तुमने स्वाभिमान को दरकिनार नहीं किया, इसलिए तो तुम जनता के लेखक बने, जनता के लेखक बने। और कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। और ये जो समाज की मानसिकताएं थी, समाज में जो परंपराएवादी विचारधाराएं थी, समाज में जो लोग जो है वो धनिक वर्ग का समर्थन करते थे, ऐसी परंपराओं को, ऐसे अंधविश्वासों को, सब चीजों को तुमने ठोकर मारी। समाज में जो रूढ़ियां थी उनको तुमने ठोकर मारी, और इस टीले पर तुमने अपना जूता आजमाया, और इसी वजह से तुम्हारा जूता जो है वो फट गया होगा। तो तुम इससे, इस टीले से, इस समाज में आने वाली जो विसंगतियां थी, ये रूढ़ियां जो थी, ये जो फालतू की बातें जो थी, धनिक वर्ग की चापलूसी जो थी, धनिक वर्ग जो था, इनसे बच के भी तो निकल सकते थे। जैसे आमतौर पर यही होता है कि हम जो है वो स्थिति से बचकर निकल जाते हैं, उसका सामना करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो तुम भी तो इससे बचकर निकल सकते थे, तुम उससे बचाकर, खुद को, अपने आप को बचाकर उसके बगल से निकल सकते थे। भाई तुम वो बन सकते थे ना कि हाँ भाई, आंख होते हुए भी अंधे हो जाते, मुंह होते हुए भी बोल नहीं पाते, और कान होते ही सुनने की योग्यता भी खो देते, ऐसे बन जाते। तुम इन सब बातों को छोड़कर क्यों तुमने संघर्ष का रास्ता अपनाया, क्यों तुमने उनका विरोध करना सोचा। तुम इनसे बच के भी तो निकल सकते थे, और बच के चलो नहीं निकल सकते थे तो तुम टीलों से समझौता भी तो कर सकते थे। ऐसे महान जो अपने धन के सामने लोगों को झुकाने की शक्ति रखते हैं, उनके सामने तुम झुक भी तो सकते थे, समझौता कर सकते थे, हाथ मिला सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम जो है वो अपने स्वाभिमान के साथ में कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, और इसी वजह से तुमने जो है वो जितना भी लेखन कार्य किया, हमेशा धनिक वर्ग के खिलाफ ही किया। हमेशा तुम्हारा लेखन कार्य जो है वो धनिक वर्ग के खिलाफ ही रहा। शोषणों की, जो भी शोषित हो रहे थे, उनकी आवाज बनकर उभरा, उनकी आवाज बनकर तुम्हारी बात उभरी। तुमने हमेशा केवल और केवल असहाय, गरीब, उन लोगों के बारे में सोचा, और उन्हीं पर ही अपनी लेखनी चलाई। तुमने हालातों से कभी समझौता नहीं किया, स्वाभिमान को कभी भी झुकने नहीं दिया। इसी वजह से शायद तुम्हारे सामने जो भी
जो भी पारंपरिक रूढ़ियां आई तुमने उस पर जूता चलाया, उसका विरोध किया, इस वजह से संभवतः तुम्हारा जूता फट गया होगा। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। सभी नदियां जो है वो पहाड़ थोड़ी तोड़ती है, पहाड़ नहीं फोड़ती ना, वो क्या करती है, रास्ता घूमकर उसके बगल से निकल जाती है, उसके पहाड़ के बगल से निकल जाती है। तो तुम भी तो ऐसा कर सकते थे, तुम भी तो ऐसा कर सकते थे। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। क्या कहना चाह रहे हैं? कमजोरी, नेम धर्म। नेम धर्म का मतलब क्या हुआ? नियम। नियम व धर्म। धर्म और नीति जो अपनी खुद के जो आदर्श आपने बना रखे थे, इसको अगर हम आपने आसान भाषा में कहें तो अपने आदर्शों से इन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। और आदर्शों से समझौता नहीं किया, इस वजह से इन्होंने क्या किया, समाज में जितनी भी बुराइयां थी, समाज में जो भी रूढ़िवादिता थी, उन सब का इन्होंने विरोध किया। समाज में जो भी रूढ़िवादिता थी उन सब का इन्होंने क्या किया? विरोध किया, है ना, विरोध किया। तो तुम तो जो है, हर कोई नदी जो है वो क्या है, पहाड़ नहीं तोड़ती, वो बचकर निकल जाती है। तुम भी बचकर निकल सकते थे, लेकिन तुमने अपने आदर्शों के साथ समझौता करना स्वीकार नहीं किया। और इसी वजह से क्या ये तुम्हारी होरी की तरह, होरी जिस प्रकार नेम धर्म में फंसा हुआ था, नियमों और धर्म में फंसा हुआ था, आदर्शों में फंसा हुआ था, क्या उसी प्रकार तुम भी फंसे हुए थे? नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे आदर्श जो है वो बंधन है ही नहीं, तुम्हारे लिए तो ये मुक्ति है। तुम्हारे लिए तो ये मुक्ति है, मतलब कभी भी तुमने बंधनों में स्वीकार किया ही नहीं। तुम्हारे आदर्श जो है वो तुम्हारे लिए बंधन के कार्य नहीं कर रहे थे, ये तो तुम्हें मुक्त रखने का, तुम्हें आत्मविश्वासी बनाने का कार्य कर रहे थे। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूं तुम्हारा अंगुली का इशारा भी समझता हूं और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूं। मैं तुम्हारा जो है ये घृणित इशारा समझता हूं कि मतलब तुम जो है समाज में उपेक्षित लोग जो थे, जिन्होंने समाज को हमेशा दबा कर रखने की कोशिश की, तुमने हमेशा उनका विरोध किया। तुम ऐसे लोगों को हमेशा अपने जूते की नोक पर रखना चाहते थे, कभी भी तुमने उनका सम्मान नहीं किया। तो लेखक कह रहे हैं मैं तुम्हारा ये इशारा, तुम्हारी ये बातें सब कुछ समझता हूं। तुम्हारा जूता क्या कह रहा है, तुम्हारी अंगुली उसमें से बाहर निकली हुई है वो क्या कह रही है, और तुम्हारी मुस्कान क्या कह रही है, मैं सब कुछ समझता हूं कि आखिर तुमने कभी भी हालातों से समझौता नहीं किया। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए हुए हैं और तलवा घिसाए हुए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवों का नाश कर रहे हो। लेखक को यहाँ पर प्रेमचंद जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने अपने आदर्शों की वजह से कभी किसी समझौता नहीं किया, इस वजह से मैंने कभी भी किसी के सामने अपने आप को झुकना मंजूर नहीं किया कि मैं झुक जाऊं, समझौता कर लूं, ये स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं अपने आप को आत्मविश्वासी बना पाया। तुम्हारी तरह नहीं हूं कि तुम जो है वो दिखने में ऊपर एकदम स्वस्थ नजर आ रहे हो, लेकिन भीतर से तुम इतने कमजोर हो चुके हो क्योंकि तुमने हालातों से समझौता कर लिया। तुमने जी हजूरी के चक्कर में अपने आप को, अपने स्वाभिमान को बेच दिया। तुम चलोगे कैसे मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं, अंगुली का इशारा समझता हूं, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूं। कि मतलब जो व्यक्ति हालातों से समझौता कर लेता है उसमें फिर कोई स्वाभिमान नहीं बचता। प्रेमचंद जी ने हालातों से समझौता नहीं किया, उन्होंने हालातों का विरोध किया, इसलिए वो सम्मान के साथ में खड़े हैं और अपने फटे हुए जूते की अंगुली से उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्होंने हालात से समझौता कर लिया, जिन्होंने अपना स्वाभिमान बेच दिया, जिन्होंने बल और अधिकार के आगे झुकना स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं ये सारा इशारा समझता हूं।
हिंदी के प्रति समाज में उदासीनता किस प्रकार फैली हुई थी, उसके संदर्भ में मैंने बात बताई आप लोगों को कि किस प्रकार हिंदी के प्रति जो है समाज में उदासीनता थी, और धीरे धीरे अभी भी अगर मैं बात करूं तो हिंदी के प्रति समाज में ऐसी उदासीनता आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। लोग पर्दे उतार देना चाहते हैं, लोग पर्दे में ढककर रहना चाहते हैं, लोग ऊपरी दिखावा बनाए रखना चाहते हैं। प्रेमचंद दिखावा नहीं करते थे, तो लोग तो है वो ऊपरी दिखावा बनाए रखना चाहते हैं। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते से क्यों परेशान है? उसे हिंदी लेखकों की दुर्दशा पर दुख है, उसे प्रेमचंद की अयोग्यता पर दुख है, उसे जनता के लेखकों की दुर्दशा पर दुख है, उसे प्रेमचंद की अकुशलता पर दुख है। तो उसे हिंदी लेखकों की दुर्दशा पर दुख है, क्योंकि उसने अपने बारे में भी तो कहा था कि मेरा भी जूता सही नहीं है, मतलब मेरी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। परत पर परत जमने वाली चीज से लेखक का क्या कहना चाहता है? धूल की परत, मेल की पपड़ी, रूढ़ियां, लंबे समय से चली आ रही गलत आदतें को यहां पर परत दर परत कहा गया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, रास्ते में खड़े टीले से क्या आशय है? बाधाएं, मार्ग में खड़े कीर्ति स्तंभ, महत्वपूर्ण लोग, समाज को पथ भ्रष्ट करने वाली शक्तियां। रास्ते में खड़े टीले से क्या आशय है? क्या बाधाएं, मार्ग में खड़े कीर्ति स्तंभ, महत्वपूर्ण लोग, समाज को पथ भ्रष्ट करने वाली शक्तियां। तो यहां पर क्या आएगा? समाज को पथ भ्रष्ट करने वाली शक्तियों के संदर्भ में यहां पर बात हुई है। बाधाएं भी है, समाज में पथ भ्रष्ट। बगल से निकलने का क्या आशय है? बचकर निकलना, मुसीबतों को अनदेखी करना, कायरता दिखाना, कलाबाजियां दिखाना। बगल से निकलना क्या आशय है? बचकर निकलना, मुसीबतों की अनदेखी करना, कायरता दिखाना, कलाबाजियां दिखाना। तो आपके आ जाएगा मुसीबतों की अनदेखी करना। ठीक है, आगे बात यहां पर समझ में, उम्मीद करता हूं कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हरिशंकर परसाई जी ने किस प्रकार व्यंग्य से इस समाज की उस सोच को दर्शाया है जो हमेशा ये मानती है कि अगर हम अमीरों के साथ में उनकी जी गुलामी करते रहेंगे तो हम जो है वो हमेशा सही रहेंगे। तो वो ये बात भूल जाते हैं कि आप अपना स्वाभिमान बेचकर जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपका कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।